Number one, if two objects of different masses falling freely near the surface of the moon would have, उनके पास क्या होगा? अगर surface of the moon के ऊपर से दो ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया जाए डिफरेंट मासेस के, तो क्या होगा? इनकी वेलोसिटी सेम होंगी। वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस चाहिए। वेट ऑफ वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इनटू इनटू व्हाट? टू जी। मास ऑफ द वाटर क्या होगा? मास क्या होता है? चलो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा? हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाय आकाश में आपका स्वागत है। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आगे मैं पिक्चर्स लाता रहूँ। वन शॉट रिवीजन। ठीक, तो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है ग्रेविटेशन, क्लास 9th का है ये टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी टिपिकल होता है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 9th। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये टॉपिक एक नया सा होता है। फोर्स लगती हैं दो बॉडीज़ में, कैसे लगती हैं बोल दिया जाता है। हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स लगती है, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको इजी वे में समझने के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज लाया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स। इस नटसेल में कहना ये चाहता है कि कोई भी दो पार्टिकल किसी मैटर का हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। मतलब कि कहने का दो पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल, ये पार्टिकल ऑफ द मैटर नहीं बोल करके मैटर भी खुद भी एक मैटर दूसरे मैटर से क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। यूनिवर्सल अट्रैक्ट यूनिवर्सली अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक, यूनिवर्स में कोई भी ग्रह, जैसे सैटर्न को हम लोग का होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में सैटर्न, हमारा ये चल रहा है, राहु केतु चल रहा है। इसका कहने का मतलब नेटसल में क्यों ऐसा आया होगा? कुछ फोर्सेस लगाती हैं हमारे ऊपर वो सब, ये ग्रह वगैरह फोर्सेस लगाते हैं। और ग्रह नहीं, सन भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है कुछ। मैं भी सन के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, आप भी सन के ऊपर फोर्स लगाते हो। आप ये मोबाइल और पेन देख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है तो नेट सेल में कि कोई भी दो पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एनी ऑफ द टू पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेन है, ये है मोबाइल है, अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों पास में क्यों नहीं आ जा रहे हैं? नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि जो अर्थ से इनका ग्रेविटेशन लग रहा है ना, इनकी कंपैरिजन में, इन दोनों की कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अर्थ से ज्यादा अट्रैक्टेड है। अर्थ की कंपैरिजन में ये दोनों की फोर्स नेग्लिजिबल है। अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में इन दोनों के अंदर की फोर्स नेग्लिजिबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के मासेस के, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by डिस्टेंस, या आर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। डिस्टेंस को आर बोलेंगे तो आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इक्वलिटी साइन लगाने के लिए ध्यान रखना, इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी। तो कांस्टेंट क्या होती है? जी। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? पहला तो द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तो चार तो बुक में दे दिया गया, दो तीन बुक में दिए हैं, तीन बुक में दिए हैं। तो जरूरी नहीं कि तीन ही होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, जो आपके मन में आए लिख सकते हो कि ये पेन और ये, हम ये पेन है, ये अर्थ से अट्रैक्टेड है, हम अर्थ से अट्रैक्टेड है।
ठीक है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है। ये क्या है, किसकी वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली। द पहला देखते हैं इसमें, द फोर्स बाइंड द अर्थ विद द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। कुछ फोर्स होती हैं जो हमें किससे बाइंड करती हैं, अर्थ से, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, जी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं हम लोग। mg क्या होती है, ये फोर्स हो जाती है, इस फोर्स से हम लोग बाइंड अप होते हैं, किससे, अर्थ से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। अगर इन दोनों में, अर्थ के अराउंड जब मून रिवोल्यूट कर रही है, अगर इसके बीच में फोर्स नहीं लगती, इन दोनों के बीच में फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, तो मून कहीं दूर चली जाती। तीसरा पॉइंट है द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सेम कॉन्सेप्ट अर्थ और मून वाला यहाँ पे अप्लाई होता है। सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे रिवोल्यूशन कर रहा है, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे रिवोल्यूशन कर रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहा है, सन के अराउंड, कि सन से उसके डायरेक्ट इंटरेक्टिव एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तभी ये रिवोल्यूशन कर पा रहे हैं, नहीं तो ये दूर चले जाते। द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। सन और मून से जो टाइडें वगैरह होती हैं, लो टाइड हाई टाइड हमने पढ़ा है, वाटर पे अट्रैक्शन लगता है, फुल मून, हाफ फुल मून में, और सन के द्वारा। अब बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल इज ए डाउनवर्ड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब क्या हुआ, अर्थ के कंपैरिजन में हम बात करते हैं, अर्थ को सेंटर पॉइंट मान के बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ा जाए ऊपर से, तो नीचे की तरफ ही क्या करेगा, मोशन करेगा। क्यों, क्योंकि उसे, उस पे क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी, जी। ध्यान रखना, जी एक्सीलरेशन है। जी को क्या बोलते हैं, कभी लोग फोर्स बोल देते हैं, नहीं, इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही है। ग्रेविटी फोर्स है, और जो जी की वैल्यू आती है, जो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं ना, तो ये क्या होती है, जी की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो हमेशा पहला पॉइंट ये कहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो वो नीचे ही फॉल होगा। दूसरी बात, दूसरी तरह से ये कहना चाहता है ये, व्हेन द बॉडी, व्हेन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, द ऑब्जेक्ट सेड टू बी फ्री फॉल। अगर सिर्फ ग्रेविटी इस पे फोर्स लग रही हो सके, हम लोग इस पेन को मैं ऐसे उठाया हूं, तो मैं एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगाया हूँ ग्रेविटी के बराबर, तब जाके ये यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको छोड़ दूं, कोई फोर्स ना रहे, तो ये नीचे फॉल हो जाएगा, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में एयर प्रेजेंट नहीं है, तो सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ये फ्री फॉल करेंगे, सेम रेट रिगार्डलेस टू मास, मास से इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर एयर को हटा दिया जाए, क्योंकि एयर फ्रिक्शन लगाती है, एयर फ्रिक्शन का नाम सुना होगा, एयर फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को हटा दे, अगर सारे एयर को हटा दी जाए, तो और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मास का, छोटा हो या बड़ा हो, सब फ्री फॉल करेंगे सेम रेट से, वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा। और हमें देखना जी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। मान लेते हैं मास ऑफ द अर्थ एम ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, एम जी इक्वल्स टू जी एम, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई रेडियस का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो हाइट हम मान लो इस हाइट पे है, थोड़ी सी छोटी सी हाइट जो है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, इसलिए हम रेडियस ऑफ अर्थ ही लेके चलते हैं। अब मास को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो जी की वैल्यू क्या आती है, रफली एम ई आर ई स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, ठीक है। कहीं कहीं जगह आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बात करते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच के डिफरेंस। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी क्या होती है? एक अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स होती है, वाइल ग्रेविटेशनली कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज सेंटर रिपल्सिव टाइप ऑफ फोर्स। ये दोनों तरह से काम कर सकती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और सेंटर रिपल्सिव टाइप ऑफ फोर्स भी हो सकती है। इट इज नॉट यूनिवर्सल फोर्स। ये यूनिवर्सल फोर्स नहीं होती, ये अर्थ के लिए ही होती है स्पेसिफिकली। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल फोर्स। इसको क्या, ये क्या फोर्स होती है? यूनिवर्सल, सन और अर्थ के बीच में, मतलब यूनिवर्स में कोई भी गैलेक्सीज के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकती है। ग्रेविटी इज एक्सपीरियंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अर्थ सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये अर्थ सेंटर है, उसके सेंटर को और सेंटर ऑफ द बॉडी, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस की जा सकती है। दिस फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द मास। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये रेडियल डायरेक्शन। अब मास और वेट में डिफरेंसेस देख लेते हैं। इज मेजर्ड इन किलोग्राम। ये वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। इसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। ऑलवेज रिमेन सेम। मास हमेशा सेम होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अभी तक। ठीक है, क्लास 9 तक। आगे हो सकता हो डेल्टा एम सी स्क्वायर आता है इक्वल्स टू, उसमें डिफरेंट हो जाता है। कैन चेंज विथ लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। इज क्लोजली रिलेटेड टू इनर्शिया। इनर्शिया से ये काफी हद तक रिलेटेड होता है। इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रेविटी। एम जी, ये मास होता है, ग्रेविटी। कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। कैन बी मेजर डायरेक्टली यूजिंग ए स्केल। एक स्केल यूज करके हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि मास अगर हमें पता है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमने पिछले सेशन में निकाल ली है, पिछले स्लाइड में, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट की जा सकती है। अब टॉपिक आता है थ्रस्ट और प्रेशर का। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है जो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट और इस सरफेस पे रखा है तो ये फोर्स लगाएगा mg का, सरफेस इस टाइप का है और ये mg का फोर्स इस तरह लगा रहा है। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये न्यूमेरिकली किसके वेट है? mg हुआ, वेट ही तो हुआ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल हुआ। प्रेशर की बात करते हैं। द थ्रस्ट इज द thrust on an unit area of the surface is called pressure. Thus the pressure is the ratio of thrust by force. Thrust या force to the area. तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। पीए से डिनोट होता है। ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले प्रेशर का कुछ चीजें जान लेना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मान लो इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी एरिया कम है, इसकी एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर इसका ज्यादा होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज buoyancy फोर्स। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। अगर कोई बॉडी को फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब कुछ भी, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, इसमें इमर्स किया जाता है, डुबाया जाता है, तो बॉडी को कभी हाथ से पानी, कभी मग वगैरह में जब नहाते हो मग से, बाल्टी में मग को ऐसे डुबाते हो तो कुछ नीचे से फोर्स एक्सर्ट होती है,
कुछ नीचे से फोर्स एक्सर्ट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉयंसी। ठीक है, वो फोर्स कैसी होती है, अपवार्ड, ऊपर की तरफ। और किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द फ्लूइड। जितना वो फ्लूइड को हटाएगा उतनी ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतनी ही फोर्स उस पर लगेगी। डेंसिटी की बात करते हैं वही। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्पेसिफाइड एरिया। अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्पेसिफाइड एरिया। डेंसिटी क्या होती है, स्पेशली मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, सिंपली ये कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जाने और पिक्चर वे में समझे तो मान लीजिए ये मैटर बना हुआ है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और कोई एक ये मैटर बना हुआ है जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं, तो इसकी डेंसिटी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी। हाँ। यही बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा वाटर में, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, हाफ सबमर्ज्ड, फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी कम है तो क्या करेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर बोल सकते हैं, उससे कम है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एक ये हाफ होगा, फ्लोट भी कर सकता है या फिर वहीं पे स्टिल रहेगा, रुका रहेगा। जैसे फिशेस वगैरह की होती हैं, फिश वगैरह कभी कभी फ्लोट नहीं करती हैं तो वहीं पे रुक जाती हैं। ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़े। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, बहुत पुराना लॉ है। That explains the upward buoyant force act on that object when it is partially or fully immersed in the fluid। ये उसी buoyancy force को ही ये explain करता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं वाटर पे, इस पे क्या फोर्स लगेगी, कितना लगेगी। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। जो द buoyant force of the is equal to the weight of the buoyant force is equal to the weight of fluid that the object displaces। क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या किया, इमर्स किया,
तो इस पे उतना ही फोर्स लगेगा, उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उस वॉल्यूम ऑफ द वाटर के वेट के बराबर। ठीक है, फिर से समझना, जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, जो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है या हाफ इमर्स्ड है या फुल इमर्स्ड है, तो जितना वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसी के बराबर फोर्स लगेगा। ठीक, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? डिजाइन द शिप एंड सबमरीन के डिजाइन वगैरह क्रिएट करने में, कैसे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, तो उसमें हेल्पफुल रहता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? मिल्क वगैरह की प्योरिटी मेजर करने के लिए। एग्जाम्पल क्या? फ्लोटिंग। द इफ द बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर बायंट फोर्स और वेट उसका दोनों, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सिंकिंग क्या हुई? सिंकिंग कब होगी? इफ बायंट फोर्स इज लेस देन, अगर वो फोर्स कम लगा पा रहा है नीचे से, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। सस्पेंडेड मतलब वहीं पे रुका रहेगा। इफ द पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टे सस्पेंडेड एट करंट डेप्थ। जिस डेप्थ पे हम लोग छोड़ देंगे उसको, उसी पे वो पड़ा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अगर द पॉइंट फोर्स इक्वल हो जा रही है इसके वेट के। ठीक है, मतलब कि डेंसिटी भी वाटर की सेम हो जा रही उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, वही वाला केस है। इसको एक और नाम से बोला जाता है फिजिकल लॉ ऑफ बायोन्सी। अब शुरू होता हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट masses falling freely near the surface of the moon would have, उनके पास क्या होगा? अगर सरफेस ऑफ द मून के ऊपर से दो ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया जाए डिफरेंट मासेस के, तो क्या होगा? इनकी वेलोसिटी सेम होंगी। वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू g बाई 6t। क्यों g बाई 6 क्यों लिखा? क्यों? मान लो अर्थ के टर्म में g है, और मून के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो रफली g बाई 6 होता है। ठीक है, g बाई 6t मून के सरफेस से फॉल हो रहा है, तो क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा। जी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, छोड़ा गया ऊपर से, 0 थी, तो वेलोसिटी क्या हुई? जे बाई 6 इंटू टी। दोनों के लिए टाइम चेंज सेम ही होगा ना, तो पहला ऑप्शन सही होता है। दूसरा चेक कर लेते हैं, सब चेक करके चलते हैं। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा फ्री फॉल में। एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्या ये सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्सपीरियंस करके? चलो देखते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम ए होती है। तो मास तो डिफरेंट है दोनों का, एक्सेलरेशन सेम है, जी बाई 6 है। दूसरे का कितना है? एम जी बाई 6। m1 m2 इक्वल नहीं है, तो क्या सेम एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं। अंडरगो ए चेंज ऑफ देयर इनर्शिया, क्या ये मोशन कर रहे हैं, क्या अचानक से रेस्ट पे आ जाएगा कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो ये डी वाला भी गलत है। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरे की बारी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारी अर्थ क्या होती है? एक्सेलरेशन, ध्यान देना इस क्वेश्चन को समझने से पहले, ऊपर से थोड़ी चिपटी होती है। ठीक है, ऊपर का रेडियस क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, संतरे टाइप की होती है अर्थ, तो ऊपर का रेडियस कम होगा पोल का, और इक्वेटर का ज्यादा होगा, आर ई ग्रेटर देन आर पी। इसको नीचे वाला मिटा देते हैं, काम खत्म। आर ई ग्रेटर देन आर ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर ऑफ पोल, तो क्या होगा यहाँ पे? सेम एक्सीलरेशन होगा दोनों पे? बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो लीस्ट एट द पोल, पोल पे लीस्ट होगा, पोल पे तो रेडियस कम है, ये कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ये भी गलत है। लीस्ट एट इक्वेटर, क्या रेडियस इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है? हाँ होता है।
तो सबसे कम फोर्स कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे होगी। इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, पोल्स पे कम होती है, इक्वेटर पे ज्यादा होती है। इंक्रीज करता है नहीं, इक्वेटर से पोल की तरफ इंक्रीज करता है। ये उल्टा लिखा है, ये गलत है। इसका ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उससे पहले ये सब रफ कर देते हैं। The gravitational force between two objects is F. If masses of both objects is halved without changing the distance between them, then the gravitational force would become, क्या होगा देखते हैं। फोर्स क्या होता है? m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर इंटू जी। क्या किया गया? मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड। मान लो m डैश कितना हुआ? f डैश, दोनों मासेस को आधा कर दिया गया, m2/2। और विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया, जी तो सेम रहेगा, डिस्टेंस आर ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा? नहीं, एफ डैश क्या निकल के आई? 1/4 टाइम्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। करने का तरीका देख लो बोर्ड्स में, ऐसे ही करना पड़ेगा, f/4। ऑप्शन नंबर वो ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक बॉय है, वो एक स्टोन को टाई करके स्ट्रिंग में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है स्ट्रिंग पे बात करके। अचानक से ये स्ट्रिंग टूट जाती है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे है तो ये टेंजेंशियली ये मूव कर जाएगा। ठीक है, अचानक से इन दोनों की बाइंडिंग फोर्स, जो स्ट्रिंग बाइंड की थी, टेंशन वगैरह लग रहे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जिस लाइन पे है, जिस वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी ध्यान देना, वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, उसी पे वो चलती चली जाएगी। क्या है यहाँ पे ऑप्शन ए? क्या कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ? क्या ऐसा होगा? नहीं। विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट द सेंटर ऑफ सेंटर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Will move along the straight line tangential to the circular path, हाँ ये सही है। Will move along the straight line perpendicular to the circular path, circular path के perpendicular, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल वेइंग, वैसे इसका मास बोल सकते हैं, वेइंग लोग लिखते हैं, वेट और मास को लोग इग्नोर करते हैं, जो रेफरेंस होता है वो हमें पता चल गया अब ना। तो मास इसका कितना गिवन है? 4 kg। डेंसिटी कितनी गिवन है? 4000 kg मीटर क्यूब। ध्यान देना, जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। वाटर की डेंसिटी क्या दी गई है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इमर्स्ड इन द वाटर किया गया, जिसकी डेंसिटी कितनी थी? 1000। फाइंड द फोर्स ऑफ बायन्स ऑन इट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? कितनी बायन्स फोर्स लगेगी? जितना वेट ऑफ वाटर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ वाटर चाहिए। वेट ऑफ वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इनटू इनटू व्हाट? टू जी। मास ऑफ द वाटर क्या होगा? मास क्या होता है? चलो, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा? ये से आएगा। तो मास बाई डेंसिटी करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो वॉल्यूम इसका निकल आएगा ऑब्जेक्ट का। तो ये कितना है? 4 kg किया है, 4 k लिख दिया था मैंने। तो मास कितना है? 4 kg। और डेंसिटी कितनी थी? 4000 kg पर मीटर क्यूब। केजी केजी कैंसिल, वॉल्यूम कितना आ गया? 1/1000 मीटर क्यूब। इतना क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया।
अब मास ऑफ द वाटर निकालना है, कितना होगा मास ऑफ द वाटर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1000। कैंसल। मास ऑफ वाटर कितना? 1 kg। तो कितना आ जाएगा? 1 kg इंटू 10। तो इसका वेट कितना आया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आंसर होगा। इतना पॉइंट फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने? एक और जीरो रहेगा। मास और डेंसिटी दी गई थी सब्सटेंस की, बॉल की, तो उससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया। जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक, तो क्या किया, उस वॉल्यूम ऑफ द वाटर को डेंसिटी से वाटर की मल्टीप्लाई करके हमने मास ऑफ द वाटर निकाल लिया। मास ऑफ द वाटर निकालने के बाद उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके उससे वेट ऑफ द वाटर निकाल लिया। तो बाउंड फोर्स में क्या कहता है कि वेट द बाउंड फोर्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। एक आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो कोई डाउट होगा, मैं नीचे अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।